चलिए आज बात करते हैं एक ऐसे योद्धा की जिसने हिंदुस्तान का नक्शा ही बदल कर रख दिया। एक ऐसा सेनापति जो अपनी जिंदगी में कभी कोई जंग नहीं हारा। जी हां, आज हम जानेंगे पेशवा बाजीराव प्रथम की अविश्वसनीय कहानी। 41 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये अपने आप में एक पूरी कहानी है। अपने पूरे मिलिट्री करियर में बाजीराव ने 41 बड़ी लड़ाइयां लड़ी और कहते हैं कि वो एक भी नहीं हारे। ये एक ऐसा रिकॉर्ड है जो वर्ल्ड हिस्ट्री में शायद ही किसी और के नाम हो। तो इस कहानी को समझने के लिए चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं, 18वीं सदी की शुरुआत में। उस वक्त हिंदुस्तान कह सकते हैं कि एक उबलते हुए बर्तन जैसा था। औरंगजेब की मौत हो चुकी थी और उसके बाद मुगल साम्राज्य तेजी से बिखर रहा था। वहीं दूसरी तरफ मराठा आपस में ही उलझे हुए थे। मतलब पावर का एक वैक्यूम बन गया था और इसी खाली जगह में एक नए हीरो का उदय होना था। देखिए, शिवाजी महाराज ने जो साम्राज्य खड़ा किया था वो अब खतरे में था। उनके बेटे संभाजी महाराज की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी और उनके पोते शाहू मुगलों की कैद में थे। इस मुश्किल हालात ने मराठों को आपस में ही लड़ने पर मजबूर कर दिया। एक ऐसा सिविल वॉर जिसने उनके वजूद को ही दांव पर लगा दिया था। और इसी उथल पुथल के बीच में एक बहुत बड़ा पावर शिफ्ट हो रहा था। अब छत्रपति यानी जो राजा थे वो बस नाम के शासक रह गए थे, एक सेरेमोनियल हेड। असली ताकत जो थी वो पेशवा के हाथों में आ गई थी। पेशवा मतलब प्रधानमंत्री, जिनके पास सारी मिलिट्री और एडमिनिस्ट्रेटिव पावर होती थी। और यहीं से कहानी में एंट्री होती है बाजीराव बल्लाल भट्ट की। अपने पिता बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु के बाद उन्हें पेशवा का पद मिला और उनके साथ ही मराठा इतिहास का एक सुनहरा अध्याय शुरू हुआ। जरा सोचिए, सिर्फ 20 साल की उम्र। इस उम्र में एक पूरे साम्राज्य की बागडोर किसी के हाथों में आ जाए, ये कोई छोटी बात नहीं थी। और उस वक्त दिल्ली में मुगल बादशाह कौन था? मोहम्मद शाह, जिसे रंगीला भी कहा जाता था। वो अपनी ताकत के लिए नहीं बल्कि अपने ऐशो आराम के लिए मशहूर था। बाजीराव ने इस कमजोरी को एक मौके की तरह देखा। तो सवाल ये उठता है कि बाजीराव इतने कामयाब हुए कैसे? मतलब उनके इस अजेय रिकॉर्ड के पीछे का राज क्या था? जवाब छिपा है उनकी क्रांतिकारी मिलिट्री स्ट्रैटेजी में, जिसे हम कह सकते हैं लाइटनिंग वॉरफेयर, यानी बिजली की तेजी से जंग लड़ने की कला। बाजीराव की सबसे बड़ी ताकत थी उनकी घुड़सवार सेना। पर यह कोई आम भारी भरकम सेना नहीं थी। ये हल्के और फुर्तीले घोड़ों का एक दल था जो कम से कम सामान लेके चलता था। इसका फायदा ये कि वो बहुत तेजी से लंबी लंबी दूरियां तय कर सकते थे और दुश्मन पर तब हमला करते थे जब उसे बिल्कुल भी अंदाजा ना हो। उनकी जो स्ट्रैटेजी थी वो बहुत सिंपल लेकिन बेहद असरदार थी, जिसे हम हिट एंड रन कह सकते हैं। मतलब बिजली की तेजी से हमला करो और इससे पहले कि दुश्मन कुछ समझ पाए वहां से गायब हो जाओ, फिर दोबारा हमला करो, बार बार हमला करके दुश्मन को थका दो और फिर आखिर में एक फाइनल डिसाइसिव ब्लो दो। उस दौर की बड़ी बड़ी धीमी मुगल सेनाओं के पास इस गुरिल्ला स्टाइल का कोई जवाब ही नहीं था। उनकी काबिलियत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इतिहासकारों ने उनके बारे में लिखा है, अगर स्वर्ग से कोई घुड़सवार लीडर उतरता तो वो बाजीराव जैसा होता। ये बात उनकी कला में उनकी मास्टरी को बखूबी बयां करती है। और अब बात करते हैं बाजीराव के सबसे बड़े, सबसे दुस्साहसी कारनामे की। एक ऐसा कदम जिसके बारे में उस वक्त कोई सोच भी नहीं सकता था। मुगल साम्राज्य के दिल पर धावा बोलना, यानी दिल्ली पर चढ़ाई। इस एक मूव ने सल्तनत की नींव हिलाकर रख दी। कहानी की शुरुआत होती है एक हार से, या कम से कम जो हार लगती है। आगरा के पास मराठों की एक छोटी टुकड़ी को मुगल गवर्नर हरा देता है। दिल्ली में बादशाह तक खबर पहुंचती है और सब चैन की सांस लेते हैं। उन्हें लगता है कि मराठा खतरा तो टल गया। लेकिन वो बहुत बड़ी भूल कर रहे थे, क्योंकि ये अंत नहीं था, ये तो बस एक शुरुआत थी। बाजीराव का सबसे बड़ा दाव तो अभी बाकी था। और यहीं पर बाजीराव का जीनियस देखने को मिलता है। उन्होंने अपने हार की खबर को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया। जब मुगल सेना मेन रास्ते पर उनका इंतजार कर रही थी, बाजीराव अपनी सेना को एक बिल्कुल अलग मुश्किल पहाड़ी रास्ते से ले गए और सिर्फ 2 दिन में वो सीधे दिल्ली के दरवाजे पर जा पहुंचे। किसी को कानो कान खबर तक नहीं हुई। दिल्ली में क्या हुआ होगा, पूरी तरह से दहशत फैल गई। हालत ये हो गई थी कि वो मुगल बादशाह, जिसके पुरखे अकबर और औरंगजेब थे, वो अपनी ही राजधानी से नाव में बैठकर भागने की तैयारी कर रहा था। बाजीराव ने दिल्ली के बाहर भेजी गई मुगल सेना को बड़ी आसानी से हरा दिया, लेकिन उन्होंने दिल्ली को लूटा नहीं। वो सिर्फ 3 दिन रुके और वापस चले गए। क्यों? क्योंकि उनका मकसद खजाना लूटना था ही नहीं।
उनका मकसद था एक पैगाम देना, पूरे हिंदुस्तान को यह दिखाना कि मुगल साम्राज्य अब अंदर से कितना खोखला हो चुका है। दिल्ली पर यह चढ़ाई तो बस एक झलक थी। बाजीराव की जीत का यह सिलसिला पूरे भारत में फैला, जिससे मराठा साम्राज्य का जबरदस्त विस्तार हुआ और वो उस दौर की सबसे बड़ी ताकत बन गए। उनकी जीतों की लिस्ट देखेंगे तो वो वाकई बहुत लंबी है। उन्होंने साउथ में ताकतवर निज़ाम को भोपाल की लड़ाई में हराया, जिससे मराठों को मालवा का पूरा इलाका मिल गया। यही नहीं, उन्होंने वेस्ट कोस्ट पर एक यूरोपियन पावर पुर्तगालियों को भी हराया और उनकी ताकत को ख़त्म कर दिया। हर दिशा में बाजीराव मराठा झंडा बुलंद कर रहे थे। हर महान कहानी की तरह इस कहानी का भी एक अंत है। अब बात करते हैं बाजीराव की विरासत की कि उन्होंने अपने पीछे क्या छोड़ा और कैसे उनकी कहानी एक दुखद मोड़ पर खत्म हुई। लेकिन दुख की बात यह है कि बाजीराव का सफ़र बहुत लंबा नहीं चला। सिर्फ 40 साल की उम्र में एक मिलिट्री कैंपेन के दौरान एक अचानक हुई बीमारी ने उनकी जान ले ली। उनकी मौत से मराठा साम्राज्य में एक ऐसा खालीपन आ गया जिसे भरना बहुत मुश्किल था। लेकिन आखिर में उनकी पूरी विरासत, उनकी पूरी कहानी इस एक नंबर पर आकर टिक जाती है। 41 लड़ाइयां और एक भी हार नहीं। ये उनकी अविश्वसनीय काबिलियत का सबसे बड़ा सबूत है। और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। बाजीराव की इस महानता का असली स्रोत क्या था? क्या ये उनकी अपनी बेमिसाल मिलिट्री जीनियस थी, या फिर ये वो मजबूत नींव थी जो शिवाजी महाराज जैसे महान योद्धाओं ने उनसे पहले रखी थी? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर आज भी चर्चा होती है।